जब आप किसी लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसमें आपकी एक जरूरत यह है, एक चुनौती यह है कि करंट अफेयर्स के सेक्शन को किस प्रकार से तैयार किया जाए। आपकी इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए हर सप्ताह हम आपके सामने एक प्रोग्राम लेकर के आते हैं जिसका नाम है स्पेशल करंट अपडेट। इस प्रोग्राम में हम पिछले एक सप्ताह की सभी महत्वपूर्ण खबरों पर प्रश्नों के माध्यम से आपके साथ चर्चा करते हैं ताकि आपकी करंट अफेयर्स की समस्या का समाधान किया जा सके। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और आज के पहले प्रश्न को देखेंगे जो पिछले सप्ताह किसी न किसी वजह से चर्चा में रहा था। आज का हमारा पहला प्रश्न है, नालसा यानी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी। आपके सामने ऑप्शंस हैं चार। पहला ऑप्शन है विधिक सहायता अधिनियम 1991, दूसरा ऑप्शन है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 तीसरा ऑप्शन है, और चौथा ऑप्शन है न्यायिक सुधार अधिनियम 1999। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप इसका उत्तर भी बता सकते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। तो नालसा की जो स्थापना हुई थी वो इस अधिनियम के माध्यम से हुई थी। लेकिन यहाँ पर एक अंतर करने की आपको आवश्यकता है। आवश्यकता यह है कि यह अधिनियम तो 1987 में बना था, लेकिन नालसा जो इसके माध्यम से एस्टेब्लिश हुआ वो कब हुआ था? वो 1995 में, नवंबर 1995 में हुआ था। तो अस्तित्व में नालसा आया, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी अस्तित्व में आया 1995। इस अधिनियम के माध्यम से हमने केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही लीगल सर्विस अथॉरिटी की स्थापना नहीं की थी, बल्कि स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की भी स्थापना की थी। राज्यों के स्तर पर भी लीगल सर्विस अथॉरिटीज की स्थापना की गई थी, और न केवल राज्यों के स्तर पर की गई थी बल्कि डिस्ट्रिक्ट के स्तर पर भी लीगल सर्विस अथॉरिटी की स्थापना की गई थी, ताकि जो विधिक सहायता है वो समाज के कमजोर वर्गों को मिल सके। महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, ओबीसीज, एससीज, एसटीज, विकलांगों को मिल सके, और कोई भी व्यक्ति विधिक सहायता या न्याय की पहुंच से बाहर न रह जाए। इसलिए इस तरह की अथॉरिटीज की स्थापना की गई थी 1995 में। नालसा के हाल ही में कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं न्यायमूर्ति यानी जस्टिस विक्रम नाथ। जस्टिस विक्रम नाथ नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, और इसी कारण से ये पूरा टॉपिक चर्चा में आया था। जस्टिस विक्रम नाथ सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठतम सदस्य हैं, दूसरे सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं। सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश तो आप जानते हैं हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत हैं, और उनके बाद अगर कोई वरिष्ठतम है तो वो विक्रम नाथ है। और परंपरा के अनुसार नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के जो इंचार्ज कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश ही होते हैं। तो इनकी ये नियुक्ति हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि दृष्टि संस्थान एक नया कोर्स लेकर के आया है आप सभी के लिए, ताकि आप अफोर्डेबल तरीके से अपनी जीएस की तैयारी को आकार प्रदान कर सकें। इस कोर्स का नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये मात्र 24,999 में आपकी जीएस की तैयारी को संपूर्णता प्रदान करता है। जीएस की तैयारी बेसिक स्तर से शुरू करते हुए संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज मात्र 14 महीने में आपको मिल जाएगा। इस कोर्स की वैधता कोर्स शुरू होने से लेकर के 18 महीनों तक रहेगी, यानी आप क्लास को जितनी बार चाहें 18 महीनों तक उतनी बार देख सकते हैं। डॉक्टर विकास द्विवेदी के नेतृत्व में सर्वश्रेष्ठ अध्यापकों की टीम के माध्यम से अध्यापन करवाया जाएगा। 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं होंगी। अगर क्लास के दौरान किसी प्रकार का डाउट है तो आप लाइव चैट के दौरान अपना डाउट पूछ सकते हैं, तुरंत उसका निवारण किया जाएगा। नोट्स बनाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो पीपीटी पर पढ़ाया जाएगा वो आपके सामने पीडीएफ के रूप में भी आपको प्रस्तुत कर दिया जाएगा। आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी लगातार दुरुस्त रहे, इसके लिए 2 वर्षों तक करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस आपके पास रहेगा। आप अपनी तैयारी का ठीक प्रकार से मूल्यांकन कर सकें, इसके लिए प्रीलिम्स और मेंस के मिलाकर के 18 टेस्ट भी आप देंगे, उनसे भी आप जुड़ेंगे। इसके अलावा आपको 10 कलर्ड प्रिंटेड बुकलेट्स भी प्रदान की जाएंगी, ताकि आपकी तैयारी को संपूर्णता प्रदान की जा सके। इन बैचेस में एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही माध्यमों में बैच है। हिंदी माध्यम का बैच 9 दिसंबर से प्रारंभ हो रहा है, और अंग्रेजी माध्यम का बैच 10 दिसंबर से प्रारंभ होगा। आप अपनी 24,999 की फीस को इंस्टॉलमेंट में भी जमा करा सकते हैं। तो देरी किस बात की, अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और अपने एडमिशन को यहाँ पर सुनिश्चित कीजिए। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो एक नंबर पर कॉल कर सकते हैं, नंबर है 8750187501। अब अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, टैक्स रैम्प्स योजना किस क्षेत्र पर केंद्रित योजना है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, कृषि क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, वस्त्र क्षेत्र या रक्षा उत्पादन। तो टैक्स रैम्प्स हाल ही में सरकार द्वारा
मंजूरी प्रदान की गई एक महत्वपूर्ण योजना है जो भारत को वैश्विक स्तर पर कपड़ा उत्पादन के अंतर्गत विशिष्ट पहचान दिलाने की लक्ष्य के साथ शुरू की गई है। यानी वस्त्र क्षेत्र में यह विशेष रूप से केंद्रित योजना है। जब हम टेक्सटाइल्स की बात करते हैं तो टेक्स शब्द से क्या बना है? टेक्सटाइल्स। टेक्सटाइल्स मतलब वस्त्र परिधान क्षेत्र से संबंधित है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? टेक्सटाइल्स फोकस्ड रिसर्च असेसमेंट, M फॉर मॉनिटरिंग, P फॉर प्लानिंग, S फॉर स्टार्टअप। तो इस योजना के माध्यम से हम रिसर्च यानी अनुसंधान नवाचार को इस प्रकार से बढ़ावा देंगे वस्त्र के क्षेत्र में, वस्त्र परिधान के क्षेत्र में, कि भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में महत्वपूर्ण रूप से बढ़ोतरी हो सके। इसके अंतर्गत आप ये कह सकते हैं कि हम जैसे स्मार्ट टेक्सटाइल्स को बढ़ावा देंगे। आजकल के दौर में स्मार्ट टेक्सटाइल्स की सबसे ज्यादा डिमांड कहां पर है? खेल के क्षेत्र में है, रक्षा के क्षेत्र में है, सुरक्षा के क्षेत्र में है और मेडिकल क्षेत्र में भी। जैसे कोविड-19 के दौरान हमने देखा था कि हमें स्पेशल जो किट्स थी उनकी आवश्यकता थी, स्पेशल कपड़ों की आवश्यकता थी, जब अगर हम उससे जूझना चाहते हैं, अगर हम वायरस से बचना चाहते हैं। तो इन क्षेत्रों में अगर आप स्मार्ट टेक्सटाइल्स को बढ़ावा देना चाहते हैं तो आपको कई आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे आप सेंसर का इस्तेमाल करेंगे, आप नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कपड़ों को किस प्रकार का बना सकते हैं? बैक्टीरियल प्रतिरोधी बना सकते हैं, पानी प्रतिरोधी, वाटर रेजिस्टेंट बना सकते हैं। इसी प्रकार से आप इलेक्ट्रॉनिक्स का भी इसके अंतर्गत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप स्मार्ट टेक्सटाइल्स को बढ़ावा देंगे, आप सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देंगे। आप ये जानते हैं कि जो टेक्सटाइल क्षेत्र है इसमें पानी और ऊर्जा का बहुत बड़े स्तर पर इस्तेमाल होता है। इसलिए अगर आप बायोडिग्रेडेबल फाइबर को बढ़ावा देते हैं तो उससे अपशिष्ट की मात्रा कम हो जाएगी, साथ ही क्षमता भी बढ़ेगी। तो बायोडिग्रेडेबल जो फाइबर है आप उसको बढ़ावा दे सकते हैं। इसके अलावा आप ऊर्जा की बचत को सुनिश्चित करने के लिए ग्रीन टेक्सटाइल्स को बढ़ावा दे सकते हैं। उसकी जो वस्त्र उत्पादन की शुरू से उत्पादन की प्रक्रिया कच्चे माल से लेकर के और उसकी फिनिशिंग तक इस प्रकार के इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से स्मार्ट नेटवर्क को बढ़ावा दे सकते हैं फैक्ट्रियों में, जिससे उत्पादन दक्षता बढ़ जाए और उससे कार्बन फुटप्रिंट भी कम। तो इस प्रकार से आप ग्रीन टेक्सटाइल्स के क्षेत्र में भी भारत को वैश्विक खिलाड़ी बना सकते हैं। असेसमेंट भी यहाँ पर शब्द यूज किया गया है, यानी अगर टेक्सटाइल क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी यूज होगी तो उसके कारण रोजगार का रुझान किस तरफ होगा और हमें किस प्रकार से नई स्किलिंग की आवश्यकता होगी, लोगों को किस प्रकार से कौशलता प्रदान करनी होगी, कुशलता प्रदान करनी होगी, उनकी स्किलिंग किस प्रकार से करनी होगी, इसका एक असेसमेंट भी हमें करना होगा। इसके अलावा भारतीयों का जो बॉडी शेप है वो यूरोपियंस के बॉडी शेप से अलग है। इसलिए अगर हम एक ऐसा स्टैंडर्ड बॉडी शेप चार्ट तैयार कर लें जो कि भारत के लोगों की बॉडी शेप के अनुरूप हो, तो हम बहुत से वस्त्र क्षेत्र में जो रिटर्न दर है, कपड़ों की रिटर्न दर है, उस पर कमी ला सकते हैं। और जब कपड़ों की रिटर्न दर में कमी ला सकते हैं तो इससे हमारा जो पूरा क्षेत्र है वो और ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। तो ये सारी चीजों को बढ़ावा दिया जाएगा। इंक्यूबेशन के माध्यम से, इंक्यूबेटर्स के माध्यम से स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि टेक्सटाइल क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति को सुनिश्चित किया जा सके। ये जो योजना है ये केंद्र प्रायोजित योजना है। 2025-26 से वर्ष 2030-31 तक इसको लागू किया जाएगा। इसके लिए जो वित्तीय प्रावधान है वो 305 करोड़ रुपए का किया गया है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी इससे संबंधित। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संकल्प प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत आत्मनिर्भर भारत के 9 संकल्पों में शामिल नहीं है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। जल व नदी संरक्षण, योग को अपनाना, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना, प्राचीन पांडुलिपियों का संरक्षण करना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना प्रधानमंत्री के द्वारा आत्मनिर्भर भारत के जो 9 संकल्प प्रस्तुत किए गए हैं उसमें शामिल नहीं है। चलिए इन 9 संकल्पों को जान लेते हैं, 9 रेजोल्यूशंस को जान लेते हैं जो आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। और प्रस्तुत कहां पर किए गए हैं? कर्नाटक के उडुपी के श्री कृष्ण मठ में संबोधन के दौरान प्रस्तुत किए गए हैं। ये 9 लक्ष्य, 9 संकल्प कौन से हैं? पहला संकल्प है नदियों का और जल का संरक्षण, नदियों का और जल का संरक्षण सुनिश्चित करना। दूसरा है एक पेड़ मां के नाम अभियान का हिस्सा बनना। तीसरा संकल्प है कम से कम
एक गरीब व्यक्ति को गरीबी से बाहर निकालना, गरीबी से बाहर निकालना कम से कम एक व्यक्ति को। चौथा संकल्प है स्वदेशी आंदोलन में हिस्सा लेना, स्वदेशी आंदोलन को इस प्रकार से बढ़ावा देना ताकि देशी अर्थव्यवस्था और देशी उद्यमियों को प्रोत्साहन मिल सके। एक है कि हम नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दें, ऐसी फार्मिंग को बढ़ावा दें, ऐसी खेती को बढ़ावा दें जिसमें कीटनाशकों का और रासायनिक उर्वरकों का कम से कम इस्तेमाल हो, नगण्य इस्तेमाल हो या इस्तेमाल हो ही नहीं, बल्कि मिट्टी की उर्वरता को जैविक खाद के माध्यम से लंबे स्तर तक, लंबे समय तक बनाए रखा जा सके और इसका स्वास्थ्य लाभ भी होगा। साथ ही अपने खाने में श्री अन्न को शामिल करना। श्री अन्न के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, कनगी, कुटकी, कोदो, ये सारे श्री अन्न के अंतर्गत आते हैं। इनमें काफी फाइबर होता है, पोषक तत्व होते हैं, ग्लूटेन मुक्त होते हैं, मधुमेह से भी एक तरह से आप अगर इनका सेवन करते हैं तो मधुमेह से मुक्त रहने की संभावना ज्यादा रहती है। इसके अलावा नेचुरल फार्मिंग हो गया, श्री अन्न हो गया, इसका है कि तेल का उपभोग कम करना, तेल का कम से कम उपभोग करना, योग को शामिल करना अपनी दैनिक जीवन शैली में। ये हो गए 8। और 9वां जो संकल्प है वो ये है कि भारत की जो प्राचीन पांडुलिपियां हैं, प्राचीन पांडुलिपियां और जो भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा है उसका संरक्षण करना। ये 9 संकल्प आत्मनिर्भर भारत के एक प्रकार से प्रधानमंत्री के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। अगला प्रश्न क्या है, 60वां ऑल इंडिया डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आईजीपी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सम्मेलन कहां आयोजित हो रहा है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, भुवनेश्वर, रायपुर, पुणे या जयपुर। ऑप्शन बी सही होगा, रायपुर में आयोजित हो रहा है, आप जानते हैं। और ये 60वां ऑल इंडिया डीजीपी आईजीपी सम्मेलन है। इससे पहले जो पिछला सम्मेलन हुआ था वो ओडिशा में हुआ था। इस बार का जो सम्मेलन हो रहा है उसमें उसका उद्घाटन हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है और प्रधानमंत्री इसमें शामिल हो रहे हैं। आप यही जानते हैं कि इस बार का जो एजेंडा होने वाला है वो मुख्य रूप से आंतरिक सुरक्षा से संबंधित जो चुनौतियां हैं उस पर विस्तार से बात होगी। और आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में सबसे महत्वपूर्ण चुनौती जो है वो नक्सलवाद है। हाल ही में नक्सलवाद को समाप्त करने के अंतर्गत बक्सर, छत्तीसगढ़ का जो बस्तर क्षेत्र है उसमें केंद्रीय बलों और राज्य पुलिस बलों को विशेष रूप से सफलता हासिल हुई है, इसलिए इस पर विशेष रूप से चर्चा होने वाली है। इसके अलावा हमारी सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू है काउंटर टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म, इस पर भी विस्तार से बात होगी। साइबर सुरक्षा पर भी विस्तार से बात होने की उम्मीद है, साइबर सुरक्षा को बल प्रदान करना। इसके अलावा जो बॉर्डर मैनेजमेंट है, जो सीमा प्रबंधन है, उस पर भी विस्तार से बात होने की उम्मीद है। तो ये सारे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिन पर बात होने वाली है। और ये जो सम्मेलन होता है इसमें जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं वो मुक्त भाव से, रचनात्मक तरीके से पुलिसिंग से संबंधित अलग अलग समस्याओं के समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं, संवाद के माध्यम से, रचनात्मकता के माध्यम से। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है FSI यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार अरावली पहाड़ियों के संदर्भ में 12,081 पहाड़ियों में से 100 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों का प्रतिशत लगभग कितना है? अरावली पहाड़ियों के संदर्भ में आपको बताना है। 12,081 पहाड़ियों में से 100 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों का प्रतिशत कितना है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार? आपके सामने ऑप्शंस हैं 40%, 25%, 15% या 8.7%। क्या उत्तर होगा इसका? 8.7% होगा। ये पूरा टॉपिक चर्चा में क्यों आया है? चर्चा में इसलिए आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हमारे देश का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा गठित एक पैनल की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। वस्तुतः इस पैनल की सिफारिश ये है कि उन्हीं पहाड़ियों को अरावली पर्वत श्रेणी या अरावली की पहाड़ियों के अंतर्गत माना जाएगा जिनकी ऊंचाई जो है वो स्थानीय भूमि से 100 मीटर ऊंची, 100 मीटर या उससे अधिक। तो उन्हीं अरावली की पहाड़ियों को अरावली की पहाड़ियों की श्रेणी में माना जाएगा जिनकी ऊंचाई स्थानीय भूमि के मुकाबले 100 मीटर या उससे अधिक की ऊंचाई पर हो। जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है उसकी रिपोर्ट के अनुसार, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 20 मीटर या इससे अधिक की ऊंचाई वाली
अरावली की पहाड़ियों की संख्या 12,081 है और इसमें से केवल 100 मीटर से अधिक जो ऊंचाई वाली पहाड़ियां हैं उनकी संख्या मात्र 1048 है, जो कि प्रतिशत के हिसाब से बैठता है 8.7%। अगर इस नियम को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है तो इसका सीधा सा मतलब है कि अरावली की पहाड़ियों का 90% से अधिक हिस्सा निर्माण और अलग अलग तरह की परियोजनाओं के लिए खुल गया है और ये भविष्य में पर्यावरण प्रदूषण का विस्तार और ज्यादा कर सकता है। यहां तक कि दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में भी इसका विस्तार हो सकता है, क्योंकि जो 10 मीटर से लेकर के 30 मीटर तक की अरावली की पहाड़ियां हैं, ये मोटी रेत, मोटी धूल, धूल और मोटी रेत से संबंधित जो प्रदूषण है उसको रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। जो ऊंची पहाड़ियां हैं वो पीएम 2.5 पर एक नियंत्रण स्थापित करने के अंतर्गत महत्वपूर्ण है। जो एक पर्टिकुलर मैटर 2.5 है जिसका आकार 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम का होता है, जो सूक्ष्म कण होते हैं, तो ऊंची पहाड़ियां उसको रोकती हैं और जो 10 मीटर से 30 मीटर तक की पहाड़ियां हैं वो धूल और मिट्टी से होने वाली, जो धूल और सामान्य मिट्टी से होने वाला प्रदूषण है उसको रोकने में विशिष्ट भूमिका का निर्वहन करता है। और अगर ये परिभाषा स्वीकार कर ली गई है तो अरावली का एक बहुत बड़ा क्षेत्र निर्माण परियोजनाओं के लिए खुल जाएगा, अलग अलग तरह की परियोजनाओं के लिए खुल जाएगा, जिससे भविष्य में प्रदूषण बढ़ सकता है। अरावली आप जानते हैं दिल्ली हरियाणा से होते हुए गुजरात और फिर दिल्ली हरियाणा से होते हुए राजस्थान और फिर गुजरात तक गई है और इसका जो 2/3 हिस्सा है लगभग वो राजस्थान में पड़ता है। यहाँ थार रेगिस्तान है तो थार रेगिस्तान के पूर्व में विस्तार को भी रोकने में अरावली पर्वतमाला की विशिष्ट भूमिका है। इसलिए ये जो पैनल की रिपोर्ट है ये विशेष रूप से खास हो जाती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सक्रिय हुआ हाईली गुब्बी ज्वालामुखी, इसको कई जगह पर हैली भी लिखा जा रहा है तो उससे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। हाईली गुब्बी ज्वालामुखी आखिरी बार लगभग कितने साल पहले सक्रिय हुआ था? आपके सामने ऑप्शंस हैं, 1000 साल पहले, 5000 साल पहले, 12000 साल पहले या 20000 साल पहले। तो हाल ही में ये इथोपिया में सक्रिय होने वाला एक महत्वपूर्ण ज्वालामुखी है जिसका नाम है हाईली गुब्बी और इसके बारे में अनुमान ये लगाया गया है कि ये 12000 साल बाद सक्रिय हुआ है। अगर हम इसकी अवस्थिति देखें तो इसकी अवस्थिति यहाँ पर पड़ेगी इथोपिया के उत्तर पूर्वी हिस्से में, यहाँ पर ये पड़ता है। इसके पास ही लाल सागर भी स्थित है। अगर हम ज्वालामुखी की बात करते हैं तो ज्वालामुखी वस्तुतः पृथ्वी पर जहां सबसे कमजोर चट्टान होती है, आप जानते हैं कि पृथ्वी क्रस्ट एरिया से मिलकर के बनी होती है, तो पृथ्वी की जो परपटी पर सबसे कमजोर चट्टान का हिस्सा होता है वहां पर एक छिद्र या दरार से बाहर आने वाली, आप कह सकते हैं कि ऊर्जा के रूप में आप इसको परिभाषित कर सकते हैं। जो ऊर्जा बाहर आती है किस रूप में? भाप के रूप में, लावा यानी पिघली हुई चट्टान के रूप में, गैस के रूप में, या अन्य प्रकार के टुकड़े भी इसके अंतर्गत आते हैं। धूल, राख का एक बहुत बड़ा गुबार, प्लूम जिसको कहते हैं, वो बनता है। तो हाल ही में ये हाली गुब्बी जो ज्वालामुखी था इसके कारण बहुत बड़े स्तर पर जो राख का फैलाव है वो आसमान में हुआ। ये चर्चा में इसलिए भी आया क्योंकि इस ज्वालामुखी की खास बात ये रही कि इससे लावा सामान्यतः बाहर नहीं आया, बल्कि इससे बहुत बड़ा एक राख का गुबार बाहर आया जिसको हम प्लूम कहते हैं, और कुछ गैसें बाहर निकली। ये राख का जो गुबार है ये काफी ऊंचाई पर चला गया। आप ये मानिए कि ये 15 से 45 किलोमीटर की ऊंचाई पर चला गया। जब ज्वालामुखी के साथ बहुत ज्यादा भाप निकलती है तो आसपास की वायु गर्म हो जाती है और गर्म होकर के वो वायु हल्की हो जाती है और फिर ऊपर उठती है। तो कई बार जो राख का गुबार है वो बहुत ऊपर चला जाता है। तो जब ये बहुत ज्यादा ऊपर चला गया तो ऊपर जो एयर करंट है वो एयर करंट बहुत तीव्र होता है और ये एयर करंट पूर्व की तरफ चल रहा था। तो ये जो राख का गुबार है ये किस की तरफ आया? राजस्थान गुजरात की तरफ आया और फिर ये धीरे धीरे उत्तर प्रदेश और दिल्ली की तरफ बढ़ता हुआ चीन की तरफ बढ़ गया। तो इससे क्या हुआ कि एयरलाइंस को चेतावनी जारी करनी पड़ी, क्योंकि जो इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं वो सामान्यतः 10 किलोमीटर से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरती है और अगर राख का गुबार बहुत ज्यादा है तो एयरलाइंस को समय में बदलाव करने की आवश्यकता पड़ सकती है, अपने रूट में भी बदलाव करने की आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए समस्या का कारण बना।
हालांकि बहुत दिनों तक ये समस्या नहीं रह सकता है। कारण यह है कि राख जो है वो धीरे धीरे छितरा जाती है, बिखर जाती है, तो वो समस्या नहीं बनती है। और समय के साथ बादल और बारिश के कारण ये वायुमंडल से नीचे भी आ जाती है। तो इसका तो ज्यादा इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ समय के लिए एक एयरलाइंस के लिए समस्या पैदा कर सकती है, क्योंकि ये दृश्यता कम कर सकती है, एयरलाइंस की दृश्यता कम कर सकती है। साथ ही इंजन में अगर ये राख के जो, तो आप कह सकते हैं कि छोटे छोटे कण प्रवेश करते हैं, तो वहां पर पिघल करके ये इंजन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। साथ ही वायुयान की जो फिल्ट्रेशन प्रणाली है, उस फिल्ट्रेशन प्रणाली की दक्षता को भी कम कर सकते हैं, और इसलिए ये एक कंसर्न का विषय रहा था। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार द्वारा स्वीकृत रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट विनिर्माण योजना का कुल वित्तीय प्रावधान कितना है? इसका पूरा नाम है सिंटर्ड। सिंटर्ड का मतलब क्या है ये हम बताएंगे आपको। सेंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। इसका कुल वित्तीय प्रावधान आपको बताना है कि कुल कितने वित्तीय प्रावधान का इसमें घोषणा की गई है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, 6,450 करोड़ रुपए, 7,220 करोड़ रुपए, 750 करोड़ रुपए या 10,000 करोड़ रुपए। तो व्यवस्था कितनी की गई है? व्यवस्था की गई है इसके लिए वित्तीय प्रावधान किया गया है 7,280 करोड़ रुपए का। सिंटर्ड, अब आप मानिए कि सेंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट, तो एक ऐसी मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट है, जिसका निर्माण रेयर अर्थ एलिमेंट्स के माध्यम से होता है। रेयर अर्थ एलिमेंट से बनने वाले ये जो मैग्नेट हैं, ये सामान्य आयरन मैग्नेट से बहुत ज्यादा दक्षता रखते हैं, बहुत ज्यादा पावर रखते हैं, और छोटी मात्रा में भी एक बड़ा प्रभाव पैदा करते हैं। रेयर अर्थ मैग्नेट, रेयर अर्थ से बनने वाले मैग्नेट है। सामान्यतः किसका इसमें इस्तेमाल होता है इनके निर्माण में? जैसे इनके निर्माण में नियोडिमियम का इस्तेमाल होता है, समैरियम का इस्तेमाल होता है, ये सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। समैरियम का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा डिस्प्रोसियम का डिस्प्रोसियम का इनके अंतर्गत इस्तेमाल होता है। प्रासोडिमियम का इस्तेमाल होता है, प्रासोडिमियम का भी इनके अंतर्गत इस्तेमाल होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। सिंटर्ड का मतलब क्या होता है? सिंटर्ड का मतलब वो प्रक्रिया होती है जब हम किसी पाउडर को, मान लिया कोई अलॉय का धातु का पाउडर है, उसको दाब, दबाव या प्रेशर और तापमान पर इस प्रकार से, बेहतर ताप दबाव पर इस प्रकार से गर्म करते हैं कि इसके जो कण हैं वो आपस में मिलकर के ठोस हो जाते हैं। तो यहां पर हम क्या करते हैं, जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स का चूर्ण है, पाउडर है, उसको दबाव और तापमान पर दे करके क्या करते हैं, एक ठोस चुंबक का टुकड़ा तैयार करते हैं, जिसकी जो पावर है वो बहुत ज्यादा होती है। और इसका इस्तेमाल हम कहां पर कर सकते हैं? इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं वाइंड टरबाइन में। वाइंड टरबाइन में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम मिसाइल्स में या एरोस्पेस में, या आप कह सकते हैं कि अलग अलग फील्ड में, जैसे कहां पर इस्तेमाल इसका होगा, इसका इस्तेमाल हम और भी फील्ड में कर सकते हैं, जैसे एलईडी में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम सुपर कंप्यूटर में, या आप कह सकते हैं कंप्यूटर में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या हम स्पीकर, जो आपके स्पीकर्स हैं, उनमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए ये बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसलिए इनकी डिमांड बढ़ी है। आप ये भी जानते हैं कि रेयर अर्थ एलिमेंट के खनन से लेकर के उसके प्रोसेसिंग के 65% से ही लेकर के 80% हिस्से पर चीन का, सप्लाई चेन पर चीन का नियंत्रण है। चीन ने अप्रैल में रेयर अर्थ मटेरियल के निर्यात पर, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के निर्यात पर नियंत्रण लगाया था, कुछ लाइसेंसिंग नियम पर लेकर के आया था, जिससे वैश्विक ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित हुआ था, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी इन चुंबक का इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो बैटरी है, जो मोटर है, वहां पर भी इनका इस्तेमाल होता है। इससे ऑटोमोबाइल सेक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर प्रभावित हुआ था। तो भारत की अब कोशिश है कि इस योजना के माध्यम से वो इस फील्ड में आत्मनिर्भर होना चाहता है, और इस योजना के माध्यम से वो प्रति वर्ष 6,000 मिलियन टन परमानेंट मैग्नेट
तैयार करने का लक्ष्य रखता है। अगला प्रश्न है, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन में कितने सदस्य देश शामिल हैं? आपके सामने ऑप्शंस हैं 3, 5, 7 या 10। इसका सही उत्तर है 5। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन में 5 सदस्य शामिल हैं। ये टॉपिक चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि हाल ही में भारत ने कहा है कि वो एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संबंधी जो वार्ताएं हैं वो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ बढ़ाने जा रहा है। उसको एक तरह से फॉर्मली ये वार्ता शुरू हो गई है। इसके कारण यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन चर्चा में आया है। तो इसके बारे में बेसिक तथ्य पता होना चाहिए। 5 देशों से मिलकर के बना एक व्यापारिक संगठन है। रशिया इसका नेतृत्व करता है। इसमें मध्य एशिया से 2 देश शामिल हैं, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। इसके अलावा इसमें आर्मेनिया शामिल है और बेलारूस इसके अंतर्गत शामिल है। इसको लेकर के मई 2014 में इन्होंने एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जो संधि जनवरी 2015 में अस्तित्व में आई। तो आप कह सकते हैं कि जनवरी 2015 में ये व्यापारिक संगठन अस्तित्व में आया था। और अब भारत, जिससे यूएस ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया है, तो इसके लिए आवश्यक है कि भारत अपने निर्यात के लिए नए बाजार ढूंढे और साथ ही अपने निर्यात में विविधता भी लाए। इसी के अंतर्गत वो कई व्यापारिक संगठनों के अंतर्गत अपनी प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर वार्ताओं को आगे बढ़ा रहा है, जिसमें यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ उसने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वार्ताओं की एक प्रकार से आगे शुरुआत कर दी है, फॉर्मली शुरुआत कर दी है। इसके कारण ही ये पूरा टॉपिक चर्चा में आया था। ये भी एक महत्वपूर्ण व्यापारिक संगठन है जो आर्थिक एकीकरण को बल प्रदान करता है 5 देशों के मध्य। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने फेमिसाइड को कानूनी रूप से एक अलग अपराध के रूप में मान्यता दी है? जर्मनी, इटली, फ्रांस या जापान? तो इटली ने मान्यता दी है। इससे पहले और भी कई देशों ने मान्यता दे रखी है, जैसे मेक्सिको ने मान्यता दे रखी है फेमिसाइड को एक अलग अपराध के रूप में। मेक्सिको ने दी हुई है, चिली ने मान्यता दी हुई है, इटली ने भी अब मान्यता प्रदान कर दी है। फेमिसाइड का मतलब क्या होता है? फेमिसाइड का मतलब ये होता है कि महिलाओं या लड़कियों की हत्या केवल इसलिए क्योंकि वो लड़की है, या लिंग आधारित, एक प्रकार से आप कह सकते हैं लिंग से प्रेरित होकर के, जेंडर बेस्ड किसी महिला की या लड़की की इस कारण से हत्या कर देना कि वो महिला या लड़की, यानी जेंडर बेस्ड हत्या को ये रिफ्लेक्ट करता है। इसका कारण क्या माना गया है? इसका कारण ये माना गया है कि दुनिया भर का जो समाज है उसका बड़ा हिस्सा पितृसत्तात्मक संरचना से ग्रस्त है, जिसमें पुरुष प्रभुत्व है और उनकी एक नियंत्रणकारी स्थिति है। इसके कारण महिलाओं का द्वयम दर्जा तय होता है और उनके खिलाफ हिंसा होती है। यूएन की वर्ष 2022 के फ्रेमवर्क के अनुसार 3 तरह की फेमिसाइड को उसने 3 श्रेणियों में बांटा फेमिसाइड को। एक है इंटीमेट पार्टनर द्वारा फेमिसाइड, एक है परिवार या रिश्तेदारों द्वारा फेमिसाइड और एक है अन्य अपराधियों द्वारा फेमिसाइड। वर्ष 2024 की यूएन विमेन रिपोर्ट के अनुसार लगभग 50,000 महिलाएं और लड़कियां फेमिसाइड से प्रभावित होती हैं, जहां पर उनको केवल इसलिए हत्या का सामना करना पड़ता है कि वो लड़की है, यानी जेंडर बेस्ड हत्या आप इसे कह सकते हैं। और इसलिए अगर हम इसे एक अलग अपराध की श्रेणी में शामिल करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम इसकी गंभीरता को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, समाज की इसके प्रति जागरूकता को बढ़ा रहे हैं, ताकि समाज इसके प्रति जागरूक हो और इसे समाप्त करने के लिए जिस प्रकार के सुधार करने की आवश्यकता है समाज में, वो सुधार भी हो सके सामाजिक सांस्कृतिक रूप से। कानूनी सुधार तो ये हो गया है कि इटली ने इसको एक अलग अपराध की श्रेणी में शामिल करके इसमें इम्प्रिजनमेंट है, जो कारावास की सजा है, वो आजीवन कारावास की सजा इसके अंतर्गत इटली ने रखी है। तो एक महत्वपूर्ण कदम है, एक प्रोग्रेसिव कदम है। अब आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। अभ्यास प्रश्न है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में कुल कितने सदस्यों को शामिल किया जाना था? आपके सामने ऑप्शंस हैं। एक बार फिर ये टॉपिक चर्चा में आया है। चर्चा में आने का कारण यह है कि हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि वर्ष 2014 का नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन संबंधित जो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उस पर पुनः विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उससे संबंधित याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहले से आई हुई है, तो उस याचिका पर पुनर्विचार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। इसी के कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में आया है। तो आपको ये बताना है कि जो एनजेसी लाया गया था
उसमें कुल कितने सदस्यों को शामिल किया जाना था? आपके सामने ऑप्शंस क्या है? 4, 5, 6 या 7। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।